जय हिंद, नमस्कार। आज चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के जो हम छूट गए थे। पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट बताए थे कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है उसमें कुल 11 बिंदु है, यानी 11 पॉइंट है, ठीक है। जिसमें से 1 से 5 तक मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला है। सेकंड क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती थी तो अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए आप सेकंड वीडियो में आप 6 से 11 देखेंगे, ठीक है। देखिए ये 11 पॉइंट है, इजीली याद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको पार्ट बाय पार्ट करके कोई भी चीज़ याद करते हैं ना तो जल्दी याद होता है। जैसे कि आप देखा होगा ना कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा नंबर होता है तो कैसे उसको 3-3 की फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद करना। चलिए यहाँ पे हम 6 वाला देखते हैं। देखिए जो छठवीं हमारी मौलिक कर्तव्य है, देखिए मैंने फिर से बता दिया, जब आपको देश मौलिक अधिकार देता है तब आपका यह कर्तव्य होता है, मतलब ये आपका जरूर से ये आपको करना चाहिए। ये कहते हैं ना, ये आपका धर्म है, कर्तव्य है आपका, कि आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए अगर आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य, और जो हमको राइट मिला है उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार मैंने समझा दिया है। देखिए 6 वाला क्या कहता है। 6 पॉइंट कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करे। देखिए समझिए, कह रहा है कि आप अपनी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली जो परंपरा हमारे देश की रही है उसको मत भूलें। इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को उसकी प्रेरणा दे, उसको बताएं, उसको सिखाएं कि देखिए हमारी ये सामाजिक संस्कृति है, हमारी ये परंपरा है। जैसे कि अब कहोगे कौन सी परंपरा, ये परंपरा है जैसे कि हमारे देश में अतिथि देवो भव। हमारे देश में जो भी हमारे घरों में बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी कोई आपके घर में आए तो वो मेहमान के रूप में होता है, मतलब अतिथि के रूप में होता है। आप उसे भगवान का दर्जा दें, समझ रहे। जो अतिथि होता है आप उसे देव का दर्जा, मतलब भगवान का दर्जा दें। जो भी अतिथि होते हैं वो देव के बराबर होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं। तो उसी हिसाब से उसको क्या करें, उसके साथ व्यवहार करें। एक भगवान के साथ जैसे उसका पूजा किया जाता है, उसको अच्छे से भोजन दिया जाता है, उस तरीके से आप उससे व्यवहार करेंगे। ये पहली संस्कृति हमारी है और ये सभी भारतीय के लिए जानना जरूरी है कि इस संस्कृति को अपने कभी मत भूलिए। आपका मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। मौलिक कर्तव्य आपका यही कहता है कि अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को मत भूलना। साथ में दूसरी वसुधैव कुटुंबकम, ये भी हमारी सबसे पुरानी कह सकते हैं कि संस्कृति है। इसमें हम अपने पूरे दुनिया को, पूरे संसार को अपना परिवार बताते हैं। देखिए इसका साधारण उदाहरण समझ लीजिए, टर्की में जिस तरीके से भूकंप आया था, सीरिया में भी आया था, ठीक है, अभी हाल ही की बात है। उस समय भारत ने ये नहीं सोचा कि टर्की का हमारा कैसा रिलेशन है, राजनीतिक रिलेशन कैसा है, या कुछ भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय उनका कैसा उनका रिलेशन है। बजाय इसके भारत ने पूरी तरीके से अपना सहयोग, अपना मदद दिया। वहाँ रेस्क्यू टीम्स भेजे, मेडिकल के जो भी सामग्री थे, जो फर्स्ट एड के किट्स होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे भेजी गई। तो ये सब दर्शाता है कि हमारे भारत में आज भी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को, हम अपने प्राचीन संस्कृति को आज भी कायम करे हैं और उसको लेके चल रहे हैं। और ये होनी चाहिए, भले ही चाहे जो हो जाए, देश में कुछ भी विवाद हो जाए एक दूसरे के ऊपर, चाहे जो हो जाए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी। खास करके ऐसे स्थिति में, या ऐसे जब डिजास्टर्स होते हैं, जब ऐसे ही बहुत बड़ी त्रासदी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ के आगे आकर मदद करनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खैर हम समझ रहे थे फंडामेंटल ड्यूटी वहीं तक रखते हैं। तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, पहली संस्कृति क्या है हमारी, अतिथि देवो भव। याद रखिएगा, ये होनी चाहिए। साथ में वसुधैव कुटुंबकम, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर 6 पॉइंट में ये है आपका, समझना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 7वां पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए अब मौलिक कर्तव्य में 7वां पॉइंट आपका क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो रही है। 7वां पॉइंट में नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि ये आपका मूल कर्तव्य है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप देश के आने वाले पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी। और जैसे कि फॉरेस्ट, देश में आने वाले जितने भी जंगल हैं, लेक, झील है, रिवर या नदी जिसे कहते हैं,
वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव जीवन, इसे रक्षा करेंगे, इनके ऊपर दया करेंगे, साथ में इनको प्रमोट करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, इसका ब्रीडिंग करके, रेयरिंग करके इनकी जो पीढ़ियों को इनको बचाने की कोशिश करेंगे। इनको जो भी हम जानते हैं डेंजर्ड, इंडेंजर्ड और भी रेयर स्पीसीज, इनसे बाहर निकाल के लाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्पीसीज को हमको क्या करना है? प्रमोट। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, सभी भारतीय नागरिक के अंदर ये होनी चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि अपने छत पे या कहीं पे भी थोड़ा सा पानी किसी एक बाउल में रख दीजिए, किसी भी चीज़ में पानी रख दीजिए, थोड़ा सा चावल रख दीजिए, कुछ भी इसे खाने के लिए जो भी है, कोई भी ग्रेन्स आप रख सकते हैं, ताकि कोई भी कम से कम आप जो बर्ड्स जो रेयर स्पीसीज जिन डेंजर में जा रहे हैं वो विलुप्त होने से बच जाए। आज के टाइम में आप देख लीजिए स्पैरो जो है, जिसे हम गौरैया कहते हैं, शायद ही मुझे लग रहा है कि कभी काल मुझे एक दिख जाती है, वरना तो शायद ही मुझे लग रहा है कि अब वो हम इंसानी बस्ती तो दूर चली गई हैं। जहाँ पे वो आसानी से दिख जाती थी, आज वहीं उनको ढूंढना पड़ रहा है। आज के 10 साल की पहले बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वजह से उनको तकलीफ हो रही, हमारी वजह से उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, उनको रहना मुश्किल हो रहा है, उनके हम प्राकृतिक जिसे हैबिटेट कहते हैं उसमें हम छेड़खानी कर रहे हैं, जहाँ पे वो रहते हैं शांति से। तो ये चीज़ हो रही नहीं चाहिए। आप देखिए आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप पीजन की बात करेंगे, कबूतर की बात करेंगे, कबूतर जो होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ पे लगाएं? घर में लगाएंगे, क्योंकि जंगल से हम काट ही दे रहे हैं, सब दुनिया भर का जितना भी है सब, तो कहाँ जाएंगे? अब वहाँ से भी उनको भगा दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? देखिए दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन पे दिन आबादी बढ़ी रही है। और सोचिए, आप ये सोचिए कि जब हम खुद इस ट्रैफिक और इतनी सारे शोर शराबे से नहीं हमको अच्छा लगता है, तो उन पक्षियों पे, उन बेचार जानवरों पे क्या बीतती होगी? ज़रूर से सोचने वाली विषय है। इसलिए ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप कभी भी प्राकृतिक वातावरण के साथ, प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा करेंगे। देश में आने वाले सभी फॉरेस्ट का, झील का, नदी का, वन्य जीवन का, इसकी रक्षा करेंगे। कभी भी आप किसी जानवर की हत्या नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से, कोई भी जानवर हो, ठीक है? देखिए प्रकृति जो होती है वो अपने हिसाब से हर चीज़ों को ढाल लेती है। किस जीव को आगे बढ़ाना है, किस जीव को रोकना है, वो खुद तय कर लेती है। आपको वहाँ पे कोई भी इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उसमें अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तय करेगी। बट अपने आप को इतना रखिए कि आपकी वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है कि फॉरेस्ट के ऊपर कोई भी खतरा है, कोई किसी भी तरीके से, चाहे कोई हानि पहुंचा रहा है, चाहे वो अपने आप से हो रही है, जैसे कि आग लग जाना, जो भी है, तो उसकी आप ज़रूर से किसी को बताएं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। अगर आपके पास, आपके आसपास होगा तो खैर, आपके, मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो होते हैं हम फॉरेस्ट से दूर ही रहते हैं। लेक, झील, नदी, देखिए हम कितने ज़्यादा नदी गंदे करते थे, दुनिया भर का कूड़ा करकट वहाँ पे फेंकते, ये अच्छी बात नहीं है। आप बाकायदे जहाँ पे डंप किया जाता है किसी भी कचरे को, वहाँ पे डालें, नदी को साफ रहने दें, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ मत करें कृपया करके। और देखिए हम आप प्रयास करेंगे तब बढ़ेगा। अगर मैं अकेला सोचूंगा, मैं अकेला प्रयास करूंगा तो शायद ही हो पाएगा, लेकिन जब सब लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसे वन्य जीवन कहते हैं, मतलब कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, जो भी जानवर है उस पर आप किसी भी तरीके का उनको मार के कोशिश मत करिए, किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की। ऐसे ही देख रहे हैं अभी नामीबिया से चीता लाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली इतना जोर दिया है, तब नामीबिया से चीता आए हैं। ठीक है, अफ्रीका में नामीबिया, यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि दुनिया में चीता था ही नहीं, कुल मिला के शायद 1000-1500 के आसपास बचे होंगे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ में आया था कि 1500 के लगभग थे। यानी कि इंडिया में उसको स्पेशली इंपोर्ट करके मंगाया जा रहा है, ये विलुप्त होने के कगार पे है चीता। खैर, इसके लिए हर तरीके से जो भी संरक्षण होती है, रिजर्वेशंस होती हैं, सारे की गई हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है इस पर कड़े से कड़ा कानून भी बनाया गया है, तो इस पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी
जैसे कि मैंने ये उदाहरण दिया कि अगर आप बर्ड्स के देखेंगे तो इसमें बर्ड्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पक्षियों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप पक्षियों पे जरूर ध्यान दें। ये आपका 7वां मौलिक कर्तव्य है, इन सब पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन मैंने फिर से बताया कि एक नागरिक ही होता है जो अपने देश का भविष्य तय कर सकता है। उसका देश किस दिशा में जाने वाला है, कितनी ऊंचाइयों छुएगा, वह व्यक्ति, वह देश का व्यक्ति ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर जिस देश का नागरिक समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ज़्यादा, वो सीधी सी बात है, वो देश ज़्यादा विकसित करेगा। और कंपेयर टू जिसके अंदर सब इलिटरेट है, पढ़ना नहीं आता, अभी पीछे है। 6-7 मौलिक कर्तव्य हो गया। अब हम देखते हैं 8-9। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में देखिए क्या है। 8वां पॉइंट हमें इतना बताता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद, ह्यूमैनिज्म जिसे कहते हैं, ज्ञानार्जन यानी लर्निंग्स तथा सुधार की भावना का विकास करे, डेवलप करे अपने अंदर। मतलब कि कहने का मतलब है क्या कोई भी चीज को हमेशा साइंस से रिलेट करके देखें। ठीक है, आप पहले उस चीज को ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिकल करें, कैलकुलेशन करें, इस तरीके से कहने का मतलब है। हाँ, समझ रहे, ताकि आप किसी भी तरीके के अंधविश्वास, ठीक है, गलत और तरीके के गलत दिशा में किसी को ना गुमराह करें, किसी को चमत्कार, इस तरीके की चीजों मत उलझाएं। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, समझ रहे, यानी कि साइंस का एक विजन रखें, उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ में ह्यूमनिज्म होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, मानववाद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे इंसान होता है तो कहने का मतलब है कि इंसानियत दिखाएं। साथ में ज्ञानार्जन रखने की और सुधार का विकास करने की भावना रखें। ज्ञानार्जन का मतलब होता है कि लर्निंग्स, चीज़ों को सीखें कैसे हो रहा है। ठीक है, आप चीज़ों को देखें, उसके बाद सीखें, ये देखिए ये ऐसे ऐसे काम होता है, उसको सीखने की कोशिश करें, स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर। ठीक है, ठीक है, तो लर्निंग्स रखें तथा सुधार, सुधार मतलब इम्प्रूव, चेंजेस करें। अगर कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ आज के डेट में गलत हो रहा है, कोई जैसे हमारे संविधान में ही देख लीजिए, कोई चीज़ अगर गलत होती है तो बाद में उसे अमेंडमेंट द्वारा सुधार दिया जाता है, 368 अनुच्छेद द्वारा। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस होता है, देखिए समय के साथ बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ये प्रकृति, तो ये तो संविधान है और ये है हमारी जिंदगी है, इसमें तो चेंजेस इंप्रूव होना सीधी बात है। ठीक है, तो सुधार जरूर अपने जीवन में करें। साथ में अपना दृष्टिकोण, जो विजन है, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना 8 पॉइंट। अब देखिए आप 9 पॉइंट देखते हैं। 9 पॉइंट देखता है, सीधी बात है, देखिए ध्यान समझिएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आप किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा नहीं फैलाएंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। आपका मूल कर्तव्य है कि आप किसी के कभी भी देश में कहीं भी रहें, आप वहाँ हिंसा नहीं फैलाएंगे। साथ में पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। साथ में न तो उस पर हानि पहुंचाएंगे, ये भी होना चाहिए। पहले चीज तो उस पर हानि मत पहुंचाइए, दूसरी चीज आप उसकी रक्षा भी करें, ये आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, जब कोई दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि लोग सरकार को अपने बात को मनवाने के लिए हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, ताकि सरकार उनकी बातों को ध्यान सुने, उनकी बातों को माने। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को वो लोग कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्चुअल में वो उन्हीं के पैसों से बना हुआ, उन्हीं के टैक्स से दिया गया हुआ बना हुआ प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम जो भी टैक्स भर रहे हैं, उसी टैक्स से तो वो बना रहे हैं ना सब प्रॉपर्टी। तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब हमारा पैसा है। आप खुद के पैसे को खराब कर रहे हैं, खुद के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, देश को नहीं। आप सरकार तो क्या है, सरकार मतलब क्या, सरकार में तो इतने सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता है, सारे लोग हैं। तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली अपने ही चीज को नुकसान कर रहे हैं। तो इस कृपया करके कभी भी हिंसा ना करें। हम दिन पे दिन हम देखते हैं कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है। तो ऐसे लोगों को शिक्षित करें, साथ में दूसरों को यही सलाह दें, सुझाव दें, यही समझाएं, आप कभी भी हिंसा के जरिए कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप कम से कम आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तो जरूर से ध्यान रखिएगा कि कोई भी हानि ना पहुंचाए। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। 10th और 11 अब देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 10th और 11 पॉइंट। देखिए 10th और 11 पॉइंट क्या कहते हैं।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साधारण सा है कि आप कभी भी व्यक्तिगत, आप इंडिविजुअल हो या ग्रुप में किसी भी अगर चीज़ का विकास हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके के काम करके आप किसी भी क्षेत्र में काम करके कोई भी काम करें और किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में जाकर अपना डेवलप करें, ठीक है, ये आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है। बट इससे किसी दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने आप का क्या कर रहा हूँ, अपने आप को बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं डेवलप हूँ, मैं विकास करूँ, लेकिन मेरे विकास में किसी दूसरे का हानि हो रहा है, तो ये आपकी सही तरीके से नहीं माना जाएगा। ये आपका मूल कर्तव्य है कि आपको ध्यान रखना है अपना विकास करते हुए या किसी भी सामूहिक गतिविधियों भी करते हुए किसी अन्य लोगों का इसमें नुकसान न हो। सीधा सीधा ये मतलब है, ताकि इस देश के सभी लोगों का एक समान रूप से विकास हो और आगे जाकर हमारा देश विकसित देशों में कहा जाए, तो जिससे क्या होगा, राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे और नई प्रयत्न और उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू ले। समझ रहे? उपलब्धि पा ले, इतना ऐसा मतलब है कि आप चाहे अपना विकास कर रहे हो, चाहे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही चल रही है, वो डेवलप करे, जिससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन बशर्ते कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचा रही है किसी भी तरीके से, ठीक है, या किसी भी अन्य लोगों के मौलिक अधिकारियों को किसी भी तरीके से हनन ना होता हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। 11th पॉइंट देखिए, ये जो 11वां था, ये 2002 86वें अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था हमारे संविधान में। 86 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में 11वां ये फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अंदर क्या कहता है कि ये तो बहुत आसान सा याद करने के लिए, यदि माता पिता या संरक्षक है, अगर किसी के माता पिता हैं, ठीक है, या उनका गार्जियन है कोई, तो ज़रूर से उसके बालक को, उसके बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को यथास्थिति के शिक्षा अवसर प्रदान करे। मतलब कि 6 से 14 वर्ष की आयु में उसको एजुकेशन, उसकी प्रायोरिटी रखें, उसको ज़रूर से ज़रूर उसका अवसर दे, उसको मौका दे। ये तो कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु में आप शिक्षा दे, ठीक है। सरकारी रूप में सरकार इस पे काम भी कर रही है, प्राइमरी स्कूल्स भी चलाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं वो कैसे पढ़ाई जाती है आप तो पता है, इसलिए उस पर काम करना भी बहुत बाकी है। बट ये माता पिता का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि अपने बालक को अपने ज़रूर से उसको एजुकेट करें, शिक्षा प्रदान करें, तो ये उनका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये हो गया 11th पॉइंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर से कुछ नॉलेज मिला होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान समझ लेंगे, आधे घंटे में 2-4 दिन में तो आपको पूरा मौलिक कर्तव्य रट जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। 2 पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो बार बार लॉन्ग हो जाती थी, ठीक है। और वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लाते रहेंगे ऐसे नए नए वीडियोस। तब तक आप देखते यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।